नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं गौरव प्रधान जी। गौरव जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। नाम जी। दर्शकों, 22 तारीख को पहलगाम हमले के बाद भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर ने जिस सफलता से पाकिस्तान की कमर तोड़नी शुरू करी, वो अब भी जारी है। जी हाँ। लेकिन इससे पहले कि आपको बताएं कि किस तरीके से आगे जा रही है, और गौरव जी से इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये जानने का प्रयास रहेगा। लेकिन सीज फायर क्या सीज फायर है, क्या वो सही नाम है? जी नहीं। इसीलिए हमने अपने टाइटल और थंबनेल दोनों पर सीज फायर जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया। ये मीडिया की उपज है। जी हाँ, युद्ध विराम जरूर हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है, कब हुआ है, इसके लिए याद दिलाऊंगा आपको। जब बिहार की एक जनसभा में गौरव जी, प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कहा क्या और हमने अब तक हासिल किया क्या, इन दोनों को देखने और समझने से पहले हमें लगता है कि हमें शुरुआत करनी चाहिए कि दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा क्या था। सुनिए। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track, and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. ये प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कहा, और तब कहा जब पहली बार उन्होंने कहा कि पहलगाम के बाद वो पाकिस्तान का क्या हाल करने वाले हैं, उसके आतंकी गतिविधियों का। और अब जब ये वीडियो हम 1 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, शाम के 6 बजे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस समय यानी 12:36 पर इंडियन एयरफोर्स का एक ट्वीट दर्शकों में आपको दिखाना चाहूंगा। उससे आपको ये पता लगेगा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके बाद से लेके अब इस समय तक क्या ऐसा है जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमें बताता है। ये ट्वीट जरा देखिए। ये ट्वीट है अब से लगभग कुछ देर पहले का, जिसमें साफ तौर पर इंडियन एयरफोर्स ने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और किस तरीके से इस ऑपरेशन के तहत अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग तरीकों से इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना काम कर रही है। तो कहां है वो सो कॉल्ड फर्जी सीज फायर? आइए चलते हैं सीधे गौरव प्रधान जी के पास। गौरव जी, हमने प्रधानमंत्री का स्टैंड आपको बताया। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा वो क्या हम अब तक हासिल कर चुके हैं? और दूसरा, सीज फायर शब्द कहां से आया? युद्ध विराम जैसी स्थिति, ये क्या नई वॉर टैक्टिक्स है? कैसे आप देखते हैं? आपकी शुरुआती टिप्पणी, फिर मैं आपसे बलूचिस्तान भी पूछूंगा, मैं आपसे पीओजे के बारे में भी पूछूंगा। गौरव जी, ओवर टू यू प्लीज। पहले तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कमेंट करते हुए और थोड़ा सोशल मीडिया स्कैन कर रहा था। प्रधानमंत्री को और कांग्रेस अपनी चिर परिचित तरीके से इंदिरा गांधी को प्रोजेक्ट कर रही है, बिना समझे कि इंदिरा गांधी का समय और आज के समय में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि 1971 के बाद 1974 में भारत के पास न्यूक्लियर बम आए थे और 1977 में पाकिस्तान के पास आए थे। आज हम न्यूक्लियर वॉर हेड पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे मित्रगण, क्षमा चाहता हूं, आज शायद अगर मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाए तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि सालों से समझाने के बाद भी अगर लोगों को समझ में नहीं आता है तो उनको चूतिया ही बोला जाएगा। और ऐसे सड़क पे हमारे भरे पड़े हैं सोशल मीडिया में, जो बिना दीवार के सहारा लिए अपना अंडरवियर नहीं पहन सकते नहाने के बाद, वो भारतीय सेना और भारतीय प्रधानमंत्री, रक्षा विशेषज्ञ इत्यादियों को ये बता रहे हैं कि युद्ध नीति क्या होनी चाहिए, कब युद्ध विराम होना चाहिए, कब युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। सीज फायर जो मीडिया का शब्द है, ये ना जयशंकर ने यूज करा है जो हमारे विदेश मंत्री हैं,
ना किसी फौज के अफसर ने यूज करा है, ना फौज की ब्रीफिंग में यूज हुआ है, ना राजनाथ सिंह जी जैसे रक्षा मंत्री ने इस्तेमाल किया है। सीज फायर वर्ड भारतीय मीडिया है, क्योंकि भारतीय मीडिया की सोच सीज फायर से आगे की है नहीं। जयशंकर जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया था वो था स्टॉप्ड, STOPPD। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। DGMO लेवल की बात हुई थी, जिसमें सबसे पहले हुआ क्या था कि परसों रात जब भारत ने ताबड़तोड़ हमले शुरू करे और खास तौर से भारत ने ब्रह्मोस यूज करी। भारत ने 12 एयरबेस और मिलिट्री बेस बर्बाद कर रहे हैं, अटैक नहीं करा है, बर्बाद करे हैं। टिगर पॉइंट कहाँ था? टिगर पॉइंट तब था जब भारत ने न्यूक्लियर फैसिलिटी पे बम मारा था। उसके बाद ये सबसे पहली कॉल DGMO की, पाकिस्तानी DGMO की, भारत के DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई के पास गई थी और ये रिक्वेस्ट किया गया था कि युद्ध विराम करना चाहिए। बात एस्केलेट हो रही है, युद्ध विराम करना चाहिए। भारत कभी भी इस पक्ष में नहीं था, क्योंकि भारतीय सेना और भारतीय प्रधानमंत्री ऑब्जेक्टिव ड्रिवन सोच रखते हैं, ना कि इमोशनल सोच, पाकिस्तान को बर्बाद कर दूंगा, मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्या था पहले आप ये बताइए। जो हमले शुरू करे गए उस हमलों से पहले ऑब्जेक्टिव होता है। अब क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे वो लोग भी देखेंगे और नीचे कमेंट भी करेंगे, गौरव प्रधान मूर्ख है, भारतीय सेना मजबूत नहीं है, नरेंद्र मोदी बेंड हो गए और इंदिरा गांधी और सारी चीजें नीचे आपके कमेंट में आएंगी। तो उन महान भावों को बता दें, लड़की पटाने जाते हो तो सोच के जाते हो, क्या सोच के जाते हो? मैं उसको यहाँ ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलूंगा, लेकिन जब आप किसी महिला को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या विचार आता है? ना बहन आता है, ना माँ आती है। जो विचार आता है वो आप सब समझ सकते हैं। वैसे ही लोग इस तरह के उटपटांग कमेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव टेरिटरी था या टेररिज्म था? पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि जो हमने भारत ने 7 तारीख को हमले शुरू करे, उन हमलों के पीछे ऑब्जेक्टिव भारत सरकार का, भारतीय सेना का क्या था? टेररिज्म था या टेरिटरी था? अगर ये बात आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे युद्ध किस स्तर पे लड़ा गया और कहां तक पहुंचा। मैं जो आज लोग कमेंट कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली मोदी जी को ज्ञान दे रहे हैं कि भारत की फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी राजनाथ सिंह जी ने बोली थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सेकंड यूज, जो अटल जी की जो स्टैंड लाइन थी वो लाइन थी सेकंड यूज की, कि ठीक है पाकिस्तान अगर हम पे न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ता है तो उसके बाद जो हम पाकिस्तान मैप से गायब हो जाएगा, यानी हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस थी। राजनाथ सिंह जी ने मोदी सरकार में उस लाइन को चेंज करके फर्स्ट लाइन कर दिया कि अगर हमें लगा भी कि पाकिस्तान न्यूक जा रहा है तो हम पहले न्यूक कर देंगे, बात ही खत्म। आज सारे लोग ये लाइन मोदी जी को याद दिला रहे हैं, लेकिन वो भूल गए न्यूक्लियर मिसाइल या न्यूक्लियर बम कन्वेंशनल बम नहीं होता है। न्यूक्लियर में 2 तरह से इम्पैक्ट होता है। एक तो जब न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है तो ठीक है, 200 से 500 रेडियस के लोग खत्म हो जाते हैं, सब जला जाता है। आने वाले समय में विंटर आता है, स्नो होती है, कुछ नहीं उगता है, सब बर्बाद हो जाता है, पेड़ पौधे, खलिहान, फूड, इंसान, पानी सब कंटामिनेटेड होता है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये 500-600 किलोमीटर के दायरे के बाद जो हवा का डायरेक्शन होता है उससे रेडिएशन फैलता है, और वो रेडिएशन केवल आपको इम्पैक्ट नहीं करता बल्कि खाने पीने, पानी, हवा, वातावरण सबको इम्पैक्ट करता है। तो जो एक्सपर्ट्स मोदी जी को बोल रहे हैं कि हम गिरा देते, बात खत्म हो जाती, पाकिस्तान खत्म हो जाता, ज्यादा नहीं, पिछले 24 घंटे का ना विंड मैप उठाल के देख लो, और भारतीय जो मौसम विभाग होता है ना, वहां से विंड मैप मंगा लो या उनकी साइट पे अगर मिल जाए तो वहां से देख लो, रेडिएशन कहाँ जाती? रेडिएशन
और टारगेट क्या था? टारगेट तो दिल्ली था ना। मैंने पहले भी बोला और लिखा भी था, आज सुबह भी लिखा था कि जो सिरसा के ऊपर इंटरसेप्ट हुई मिसाइल, जिसको दिल्ली की तरफ आना था, वो एक टेस्ट बम था। वो एक टेस्ट मिसाइल थी कि हम दिल्ली पेनिट्रेट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। वो रास्ते में एयर डिफेंस वगैरह सब चेक करते हैं कि रास्ते में कहाँ पर आपका एयर डिफेंस है, जो चेक कर रहा है, ताकि जब न्यूक्लियर मिसाइल फाइल होती तो उसकी ट्रेजेक्टरी और उसका मूवमेंट उस तरह से रखा जाता कि एयर डिफेंस सिस्टम काम ना आ पाए। दुश्मन को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता की निशानी होती है, और सिरसा के ऊपर जो इंटरसेप्ट हुआ वो उससे ये साबित हो गया कि ये न्यूक्लियर की तरफ जा रहे हैं। आज आप और हम बात इसलिए कर रहे हैं अवनीश भाई, क्योंकि युद्ध विराम है। मैं ज़्यादा तो पर्सनल नहीं शेयर करता हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ, कल तड़के 2 बजे मेरी पत्नी किसी काम से बाहर गई हैं 3-4 दिन के लिए, और ज़िंदगी में पहली बार जब मैं उन्हें छोड़ने जा रहा था, तो उनके ड्रॉप पॉइंट पे, तो मैंने उन्हें हग करा और मैंने कहा, महादेव ने चाहा तो हम मिलेंगे, लेकिन चांसेस नहीं है। उससे 2 दिन पहले 6 तारीख को या शायद 7 तारीख को मेरे नेटवर्क ने मुझे बोला था कि आप पश्चिम की तरफ चले जाइए, दिल्ली एनसीआर से कम 600 से 700 किलोमीटर दूर। तो क्या होने वाला है, क्या था, वो हमें पता था। मैंने अपने ही, आपने अगर एम्स का रिपोर्ट देखी हो, जो दिल्ली में एम्स है, सारे एम्स, पूरा एम्स, जितने भी और हॉस्पिटल्स हैं, सबके डॉक्टर, सर्जन्स एक्सेट्रा सबकी लीव कैंसिल थी, और एक शब्द का प्रयोग किया गया था गवर्नमेंट डायरेक्टिव में, टू इवैक्यूएट एंड लुक आफ्टर मास पीपल, MASS। मास शब्द का भी इस्तेमाल होता है, कन्वेंशनल बम में मास नहीं इस्तेमाल होता भाई। एक बम फटेगा, कितना, एक बिल्डिंग गिर जाएगी, 4 बिल्डिंग गिर जाएंगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। 100 लोग, 200 लोग। मास का मतलब होता है जब लाखों लोग हों, करोड़ों लोग हों। तो न्यूक्लियर प्रिपरेशन तो हमारी थी, और अगर इम्पैक्ट होता तो लॉस 1-2 हजार का नहीं होता, लॉस मिलियंस, करोड़ों में होता। तो पहला प्रश्न, ये सीज फायर नहीं है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए कहा गया है। इसीलिए आर्म फोर्सेस, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, हमारी आर्मी हो, सब जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और विदेश मंत्रालय यूज कर रहा है स्टॉप्ड। सीज फायर शब्द कहीं नहीं है। आगे पूछिए। बिल्कुल ठीक बात है। सीज फायर वर्ब शब्द कहीं नहीं है, ये म्यूचुअल दिखाई दे रहा है। तो क्या ये माना जाए जो फतेह 2 जो सिरसा में हमने इंटरसेप्ट करके गिराया, जो इसका कि दिल्ली है, और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, वो न्यूक्लियर वारहेड कैरी कर सकता है फतेह 2 जो इसने फायर किया था। तो एक तरफ स्टॉप या युद्ध विराम की बात आ रही है गौरव जी, और दूसरी तरफ जो मैंने इंडियन एयरफोर्स का आपको ट्वीट दिखाया, जो अभी दोपहर 12:30 हम रिकॉर्ड करना शुरू किए हैं ये वीडियो, वो आ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यू है। तो क्या ये समझा जाए कि केवल न्यूक्लियर इंगेजमेंट अवॉइड किया गया है और बाकी पाकिस्तान का इलाज अब भी जारी है, और ये एक टैक्टिस थी कि न्यूक्लियर उसको भी औकात पता लग गई, और हमने भी कहा कि हम भी पहले चला सकते हैं, लेकिन वो पार्ट हटा दिया, बाकी सारी चीजें वो जारी हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और एक चीज और, बलूचिस्तान और POJ ये तो मोदी जी ने कहा भी नहीं था, कहीं से कुछ हुआ भी नहीं था, तो फिर हमारे सपने बलूचिस्तान की आजादी और POJ को अपने में मिला लेने पर कहाँ आया? देखिए, कल दोपहर की बात है, मैं बहुत सारे डेटा इकट्ठा करता हूँ इधर उधर से, जब भी मुझे शक होता है। एक ही जगह पे, एक ही माप के 2 अर्थक्वेक इतिहास में कभी नहीं आए, दुनिया के किसी भी कोने में। गौरव प्रधान की शक्ल, गौरव प्रधान जैसा क्लोन सामने नहीं बैठा है। नाम गौरव प्रधान हो सकता है, लेकिन शक्ल अलग ही होगी।
8 बिलियन पीपल हैं दुनिया में, लेकिन 8 बिलियनों की शक्ल और फीचर्स अलग हैं। अर्थक्वेक एक जगह कैसे आ गया? तब मेरा दिमाग ठनका और फिर मैंने कि वो न्यूक्लियर टैक्टिकल वॉरहेड टेस्ट करे गए थे और फतेह 2 मिसाइल कैरी कर सकती है वो छोटा टैक्टिकल वॉरहेड, लेकिन एक छोटा टैक्टिकल वॉरहेड भी कम से कम 200 से 300 किलोमीटर डायमीटर के एरिया को खत्म कर। भारत ने क्या करा? भारत ने अचीव क्या करा? भारत ने 12 बेसेस उड़ा दिए। भारत ने 2-4 हवाई जहाज, 5 हवाई जहाज, फाइटर जेट्स उनके उड़ा दिए, F-16 हो या JF-17 हो। भारत ने C-130 उड़ा दिया, जो उनकी औकात से ज्यादा का प्लेन है। भारत ने 100 से ज्यादा आतंकवादी जो 26/11 से लेके आज तक इन्वॉल्व थे, IC-814 वाले भी, उनको मार दिया। तो अगर आज आप प्रश्न करते हैं कि हमने क्या अचीव करा, हमने शायद अपने इतिहास में सबसे ज्यादा अचीव करा। अब दूसरा एक प्रश्न है कि दुनिया हमारे साथ क्यों है? आपके वो POJK और बलूचिस्तान पे मैं बाद में आता हूँ। डैनियल पर्ल, बहुत सारे लोगों को, आज की US जनता जो नई सोशल मीडिया पे आई है, उसको डैनियल पर्ल नहीं पता क्या है। वो जरा गूगल करके देखे डैनियल पर्ल का इतिहास क्या है, डैनियल पर्ल कौन था और उसकी हत्या कैसे हुई थी। जूश था, उसकी हत्या जूश होने पे हुई थी और भारत ने इस अटैक में उस आतंकवादी को मार दिया जिसने डैनियल पर्ल को मारा था। आज इसीलिए ग्लोबल कम्युनिटी आपके साथ एकदम खड़ी हो गई, क्योंकि सब जानते हैं वो पाकिस्तान में था लेकिन नहीं हो पा रहा था और भारत ने अपने अटैक में उस चीज को खत्म करा। दूसरा प्रश्न उठता है कि इस सब के बीच पाकिस्तान को IMF ने लोन दे दिया। IMF ने कितना लोन दिया है? $1 बिलियन का लोन दिया है ना। अब ठीक है, जिसकी हमारी तनख्वाह अगर 25,000 रुपए है तो हमें $1 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट लगता है कि हमारी कई पुश्तें निकल जाएंगी उसमें। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ने 7.5 बिलियन मांगे थे, 6.5 बिलियन पे डिस्कशन होना था और 1 बिलियन अप्रूव हुआ, लेकिन 1 बिलियन भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 10 मिनट में उड़ा दिए, क्योंकि अब अगर 12 बेसिस को तैयार करने फिर जाओगे तो एक नहीं, कम से कम 100 बिलियन का खर्चा होगा, प्लस हवाई जहाज अलग। तो अच्छा, दूसरा प्रश्न, भारत ने रोका क्यों नहीं? ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि IMF में नो वोटिंग नहीं होती है, या तो यस होती है या आप एब्सेंट करते हो, तो भारत एब्सेंट हो गया। तो ये जानकारी उन लोगों के लिए है जो हेडलाइन पढ़ के और फिर गरियाना शुरू कर देते हैं बिना सच्चाई को जाने हुए। रहा सवाल POJK और बलूचिस्तान का, तो जैसा मैंने अभी पहले बोला, ये युद्ध क्या था? ये युद्ध टेरिटरी का था या टेररिज्म का था? और जो बात मैं हमेशा से बोलता आया हूं वो आज फिर से रिपीट करूंगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर भारत को तश्तरी में पेश करके दिया जाएगा। POJK will be served to India on a platter। फर्क क्या है बलूचिस्तान में? बलूचिस्तान में अगर आप बलूच लोगों के ट्वीट देखें, वो नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री मानते हैं, और जो राष्ट्र या जो लोग अगर प्रधानमंत्री मानते हैं तो मतलब प्रधानमंत्री के अगेंस्ट तो जाएंगे नहीं। ऐसी जगह पे आम कॉन्फ्लिक्ट से युद्ध जीता जाता है। लेकिन आपने POJK में ये तो सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी हमें आजाद करो, लेकिन ये नहीं सुना होगा नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री। तो अगर हम आम बेसिस पे, मिलिट्री बेस पे अगर हम POJK लेके आएंगे
तो हम पीओजे के साथ वो लोग भी ले आएंगे जो भारत के खिलाफ रहते हैं। हमें पीओजे के चाहिए, भारत के खिलाफ लोग नहीं चाहिए। इसलिए बलूचिस्तान में अंडा बाहर से फोड़ा जाएगा और पीओजे में अंडा अंदर से फोड़ा जाएगा। अब सवाल क्या है? पिछले 11 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, 15 अगस्त का, और नरेंद्र मोदी की हर स्पीच सुनिए। क्या नरेंद्र मोदी ने आज तक पीओजे का नाम अपनी किसी भी स्पीच में लिया? लेकिन जो नाम नरेंद्र मोदी जी ने लिया, खुल के लिया, दबा के लिया, विस्तार से लिया, वो नाम है बलूचिस्तान। अब फोकस क्या है हमारा? फोकस पीओजे है या फोकस बलूचिस्तान है? पीओजे अंडा अंदर से फूटेगा, आपको हैचिंग करनी है, समय देना है, अंडे को सेकना है, वो अंडा अपने आप फूटेगा और चूजा बाहर निकलेगा। लेकिन आमलेट 5 मिनट में बनता है। अब और आमलेट से पेट भरता है। अब बलूचिस्तान क्या है? मैं लोगों को बोलने से पहले बोलूंगा, अपने मैप खोल के देख लो, गूगल पे बहुत सारी इधर उधर की रीलें देखते हो, कभी काम की चीजें भी देख लिया करो। पाकिस्तान का सारा तेल बलूचिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान में पहुंचता है, जिसमें 60% से ज्यादा तेल ईरान से चोरी होके आता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा इस बात को। अब ईरान के विदेश मंत्री या जो भी मंत्री थे वो भारत में थे जब युद्ध चल रहा था 7 तारीख को। हमारी क्या डील हुई होगी उनसे? सोचने वाली बात है, जो प्रेस में नहीं आएगी, जो मीडिया को नहीं बताई जाएगी, जो हर चीज नहीं बताई जाती है। लेकिन क्या डील? प्रेस में तो फार्मास्यूटिकल और बाकी सारी चीजें आई हैं ईरान के साथ। भारत ने बोला होगा कि ये जो तेल चोरी चपाटे तुम पाकिस्तान को बेचते हो ना, ये हम तुमसे लेंगे, $5 ज्यादा दे देंगे। अगर आपने बलूचिस्तान काट दिया तो पाकिस्तान खत्म हो गया, आपको युद्ध की जरूरत नहीं है। बलूचिस्तान क्या है? आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटी वहां पर है, आपकी रिफाइनरी वहां पर है, आपके पोर्ट वहां पर है। मतलब जो पाकिस्तान का दिल है वो बलूचिस्तान में ही धड़कता है। और सबसे बड़ी बात, चाइना वहां पर है। अब आज की डेट में 70% बलूचिस्तान बलूचों ने ले लिया है, कोयटा तक पहुंच गए हैं। 25% है वो डिलीवर करवा देंगे। पाकिस्तानी आर्मी भले ही चौड़ी होके आसिम मुनीर कुछ भी बकते रहें टीवी पे, मीडिया पे, और उनके प्रधानमंत्री अपनी पीठ खुद ही थपथपाते रहें, सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के कम से कम 100 सीनियर और जूनियर फौजी पिछले 3 दिनों में बलूचिस्तान में मारे गए हैं। और ये वहां से कुत्तों की तरह भागते हैं, एक लाठी देख के भी भाग जाते हैं। पाकिस्तानी फौज वहां से भागी है। अब आपने करा क्या है? अब आप रणनीति सुनो। आपने पहली जो स्ट्राइक करी, उस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने अपनी सारी सेना और एसेट बलूचिस्तान से और वेस्टर्न बॉर्डर से ईस्टर्न बॉर्डर पे शिफ्ट कर दिए। सारे रेडार्स, सारे सर्वेलेंस आपने भारत की तरफ मोड़ दिए। भारतीय वायुसेना ने जब वो सिग्नेचर मिला उन लोगों का, तो भारतीय वायुसेना ने ताबड़तोड़ केवल एयरबेस ही नहीं उड़ाए हैं, बल्कि सारा सर्वेलेंस सिस्टम खत्म कर दिया। पाकिस्तान का जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम था आज की डेट में शून्य हो गया। अब बलूचिस्तान फ्री एरिया है युद्ध के लिए, और उधर क्या है? आपका टीटीपी लगा हुआ है, जो खैबर पख्तून और वो पहुंचेंगे इस्लामाबाद, और इधर बलूचिस्तान वाले को फुल फ्रीडम है, मार्चिंग ऑर्डर है बाकी 25% लेने का।
युद्ध कौन जीता, पाकिस्तान या भारत? तो देखिए, बोलना बहुत आसान होता है, ज्ञान देना मोदी को बहुत आसान होता है, लेकिन काम करना बहुत कठिन होता है। जो रूम में रक्षा विशेषज्ञ बैठते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया पे सारे ही रक्षा विशेषज्ञ हैं, लेकिन मैं उन रक्षा विशेषज्ञ की बात कर रहा हूँ जो यूनिफॉर्म पहन के प्रधानमंत्री के सामने बैठे हैं। हम आप उनसे ज़्यादा नहीं जानते हैं। वहाँ एनएसए बैठे हैं, वहाँ आईबी डायरेक्टर बैठे हैं, वहाँ रॉ डायरेक्टर बैठे हैं। इन सब का ज्ञान हमारी कई पुश्तों के ज्ञान से भी ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक़्त प्रधानमंत्री को ज्ञान की ज़रूरत है, प्रधानमंत्री को सपोर्ट की ज़रूरत है, जो हमें देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है और इसीलिए गौरव जी मैंने बिहार में जब प्रधानमंत्री ने ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले कहा उसको लाइन बाय लाइन मैंने इसीलिए शब्दतः सुनवाया कि प्रधानमंत्री ने जो होमवर्क खुद लिया था अक्षरशः वही होमवर्क हो रहा है। और एक चीज और मुझे बताइएगा, ये बलूचिस्तान को काटा और पीओके को बाद में, और वही लोग हैं जो कहते हैं कि साहब हमें वहां की डेमोग्राफी नहीं चाहिए, और वहीं आपकी बात समझ में आती है कि अंडा अंदर से फोड़ा जाएगा और चूजा बाहर निकलेगा, यानी डेमोग्राफी का भी ध्यान रखा जाएगा ताकि हमारे पास वो कूड़ा करकट ना आए जो पंजाब ने वहां की पाकिस्तान ने वहां की डेमोग्राफी बदली है। अब एक चीज और, क्या जो इंडियन एयरफोर्स अपना ट्वीट उनका ट्वीट बताता है ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, न्यूक्लियर क्लैश को टाला गया है, एक दोनों पर प्रेशर आया है, समान रूप से आया है। एक एंगल और बचता है क्योंकि पाकिस्तान के कंधे पर जो बंदूक है वो तो चीन का है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके पूरी चाइना को ये औकात दिखा दी है कि तुम्हारे हथियारों का क्या बिसात है, क्योंकि जो कुछ भी तुमने पाकिस्तान को दिया हमने उसको इस तरीके से किया। तो भारत की आज की नए भारत की सामरिक स्थिति क्या है ये चाइना ने टेस्ट कर लिया, और चाइना पूरे विश्व के बाजार में पूरे विश्व में एक्सपोज हो गया अपने सामरिक घटिया सामानों को लेके। ये एक नया अचीवमेंट है जो ऑपरेशन सिंदूर से हासिल हुआ है, और ऑपरेशन तो लगातार चल रहा है क्योंकि एक सेंटेंस में केवल आपके सामने कोट करूंगा। कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक सेंटेंस कहा, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी ट्रीटेड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। तो क्या भारत ने भारत के अंदर या भारत के बाहर से टेररिज्म को एक परिभाषित दे दिया, परिभाषा दे दिया, और इस तरीके से तो एंडलेस हो गया ऑपरेशन सिंदूर। जब जब करोगे तब तब ये वार ही सिचुएशन रहेगी, तो वार कहां खत्म हुआ? चाइना का एक्सपोजर और ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूटी। गौरव जी, देखिए, इस युद्ध से क्या पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ है वो हमने बताया, और बाकी बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब लोग ज्ञानी हैं। आप सब गूगल पे और सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, पर सैकड़ों वीडियो पड़े हुए हैं, वो आप लोग देख लीजिए। इस युद्ध से हुआ क्या? दूसरा एंगल है, ये ट्रेड एंगल है। पहली चीज, भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं होता, जियो पॉलिटिकल थिएटर है। यहाँ पर ताकत भी देखी जाती है, इंटेलिजेंस भी देखी जाती है, टैक्टिकल वॉरफेयर भी देखा जाता है, ट्रेड भी देखा जाता है, और अपनी अपनी दुकानें भी चलाई जाती हैं। सबसे पहले तो जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ, मेरा मानना है कि आप में से बहुत सारे लोग उससे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग ठंडे दिमाग से वो सोचें जो मैं आपको बता रहा हूँ। भारत पाकिस्तान के बीच में क्या प्रॉब्लम है? भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर प्रॉब्लम है? जी बिल्कुल नहीं। भारत पाकिस्तान के बीच में इस्लामिक रेडिकल इस्लाम प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका करप्शन, जो 1947 से चल रहा है। इस करप्शन में सबसे ऊपर पायदान पे बैठे हुए हैं आर्मी के जनरल्स, और उसके बाद नीचे ट्रिकल डाउन होते होते वो कर्नल तक आते हैं, और फिर आते हैं पॉलिटिशियंस, चाहे वो इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, मुशर्रफ हो, या कोई भी और हो। मुशर्रफ तो खैर फौजी था, पॉलिटिशियन। आप पाकिस्तान का कोई भी टूरिस्ट स्पॉट उठा लीजिए, और क्योंकि मैंने कई देखे हैं जो एलओसी के उस पार हैं, मैंने देखा है, एक एक होटल, चाहे वो 5 स्टार हो, 7 स्टार हो, गेस्ट हाउस हो, लॉज हो,
फौजी चलाते हैं और ओन करते हैं, और केवल पाकिस्तान में नहीं, लंदन में, यूएस में, जर्मनी में, यूरोप के कई और देशों में। जब जब पाकिस्तान को लगता है कि उसका करप्शन, इन लोगों को लगता है कि उनके करप्शन की मशीन थोड़ी स्लो हो रही है, तब तक इस्लामिक आतंकवाद का मुंह खड़ा होता है। और 1947 से इसीलिए उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद को पाला है, ताकि वो है उनके करप्शन करने का एक वेपन है। अब आप देखिए, अमेरिका ने गद्दाफी को मारा इस्लामिक रेडिकल इस्लाम के नाम पे। सच्चाई क्या थी? गद्दाफी अपनी करेंसी चलाने चाहता था, थ्रेड डॉलर को था। सद्दाम हुसैन को मारा इस्लामिक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे, इस्लामिक आतंकवाद के नाम पे, लेकिन सद्दाम का क्या था? वो अपनी करेंसी चलाना चाहता। तो टेररिज्म हमेशा से, आज से नहीं, हमेशा से दुनिया भर में इस्लामिक आतंकवाद, पहली चीज तो इस्लाम को मैं धर्म नहीं मानता, वो एक टूल है लोगों को कंट्रोल करने का। और रेडिकल इस्लाम, बंदूकधारी, वो टूल है जो नॉर्मल इस्लाम है वो सपोर्ट करता है मुंह बंद रख के, और रेडिकल इस्लाम वो बंदूक है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कंधे पे रख के चलाई जाती है। पाकिस्तानी जर्नल्स यही काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है, इस युद्ध में क्या हुआ, उस एंगल से सोचते हैं। इस युद्ध में चाइना के हथियार, चाहे वो JF-17 हो, 10 हो, HQ-9 मिसाइल्स हो, रडार सिस्टम हो, जो भी है, सर्वेलेंस सिस्टम हो, सबकी धज्जियां उड़ गई। और आपको याद है, पिछले वीडियो में मैंने एक शब्द प्रयोग किया था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। JF-17 के पीछे से धुआं निकलता है। हाँ, ये आपने कहा था, बिल्कुल ध्यान दिया था मैंने। उसको इंटरसेप्ट करना आसान है। दिक्कत ये है कि मेरी बातों को लोग हल्के में लेते हैं, सीरियसली सोचते नहीं है कि इस इंसान ने ये शब्द का प्रयोग किया क्यों। धज्जियां उड़ाने का हमने आपको प्लान तभी बता दिया था। तो चाइना के हथियार की धज्जियां उड़ गई, जो सुनने में मुझे आ रहा है कि बहुत सारे देशों ने अपने ऑर्डर कैंसिल करने शुरू कर दिए। दूसरी बात, चाइना, एक चीज लोग नहीं जानते, ये मैंने पढ़ा था बहुत पहले, और इस चीज को थोड़ी सी रिसर्च भी करी थी कि ये कितनी सच्चाई है। कोई किताब पढ़ी थी, कहीं कोई चैप्टर पढ़ रहा था, उसमें मुझे ध्यान नहीं है कहाँ पर, ह्यूमन एवोल्यूशन और इस सब पे कुछ था। अवनीश भाई, आप कितनी रोटी खाते हो दिन में? और सामान्यतः 3। अगर आपकी उम्र का चाइनीज होगा तो कितनी खाएगा? 3 गुना ज्यादा खाता है, ये तो मुझे आइडिया है, बहुत खाते हैं सब। अब 140 करोड़ की पॉपुलेशन भारत में है, लगभग 140 करोड़ की पॉपुलेशन चाइना में है। अब 140 करोड़ अगर खाना खाना चाहें, जो आपने बोला है, हमसे 3 गुना, यानी हम 3 रोटी खाते हैं, वो 9 रोटी खाते हैं या 12 रोटी खाते हैं। चाइनीज 4 फुटी होते हैं, लेकिन उनकी डाइट हमसे 4 गुनी होती है। अब 140 करोड़ वो भी हैं, 140 करोड़ हम भी हैं। हमारा पेट भारत की धरती माँ भर देती है। चाइना का पेट कौन भरेगा? क्योंकि समझ लीजिए 75% चाइना में तो घास भी नहीं उगती है, और जो बाकी 25% चाइना बचा, वहां पर उन्होंने कंक्रीट जंगल खड़े कर दिए हैं 20% में। तो चाइना अपना पेट भरने के लिए अनाज कहां से लाएगा? चाइना लाएगा अफ्रीकन नेशन से, चाइना लाएगा इधर वियतनाम, फिलीपींस इत्यादि, जिसके लिए वो जोर लगाता है। चाइना को भारत का हिस्सा भी चाहिए, चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे सिक्किम वगैरह हो, वहां पर अच्छा अनाज उगता है। चाइना को जो एक चीज और चाहिए अनाज उगाने के लिए, वो है बलूचिस्तान। तो चाइना इसीलिए चाइना नहीं चाहता ये युद्ध विराम हो, चाइना चाहता ये युद्ध विराम खड़ा रहे। इसीलिए चाइना ने स्टेटमेंट दिया, वी स्टैंड विद द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान।
एट एनी ये कॉस्ट। बदला हुआ स्टैंड था। शुरुआत ये में बद- उसने एकदम तटस्थ रहने की कोशिश की। ठीक है, ये बदला हुआ स्टैंड क्यों था? क्योंकि उसकी आर्म्स की दुकान बंद, और उसका जब आर्म्स की दुकान बंद, तो अब यही अफ्रीकन देश अब सवाल भी यही करेंगे कि तुम हमारे यहाँ उगाते और खाते तो खुद। तो वहां से वो भी थ्रेट है चाइना को। दूसरा ये हो गया चाइना का पहलू। अब चाइना चाहता था कि भारत में युद्ध विराम ना हो और युद्ध जारी रहे। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में चाइना कभी विश्वास नहीं करता। अगर न्यूक वॉर होती है, कुछ डिस्टरबेंस होता है, तो जितनी अमेरिका की सप्लाई चेन आज भारत में है वो सब खत्म हो जाती और वापस चाइना के हाथ में चली जाती। तो चाइना ट्रम्प को टैरिफ पे कर्रा जवाब दे सकता। यूएस का क्या नुकसान है? F-16 का कहीं नाम नहीं है किसी प्रेस ब्रीफिंग में, ना JF-17 का है ना F-16 का है। किसी भी प्रेस ब्रीफिंग में हमने किसी भी जहाज को गिराए हैं, लेकिन हमने किसी का नाम नहीं लिया। वो नाम किसने लिया? वो नाम इंडिविजुअली एयरफोर्स ने लिया, या हमने पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन का इस्तेमाल करके कर। अब अमेरिका की आर्म्स की दुनिया है, F-16 उनका फ्लैगशिप है जो उन्होंने कई देशों में बेचा है। आगे F-22 है, F-32 है, और बहुत सारे और हवाई जहाज उन्हें बेचने हैं दुनिया भर में। अब अगर उनके हवाई जहाज ताबड़तोड़ गिरने लगेंगे कटी पतंग की तरह, तो उनकी दुकान कहाँ जाएगी? दूसरा, अगर चाइना की तरह लड़ाई चालू रहती है चाइना के कहने पे पाकिस्तान की, तो उनकी सप्लाई चेन डिस्टॉर्ट होगी, यानी इन्फ्लेशन उनके यहाँ बढ़ेगा। तो अमेरिका का इंटरेस्ट था लड़ाई बंद हो। अब आपको मैं थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ, 3 साल पहले 4 साल पहले जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तो बात ये हुई थी कि 7 दिन में निपटा देंगे। आप निपटे 7 दिन में? आज 3 साल से ज्यादा हो गए, आप निपटे? नहीं निपटे ना। युद्ध में कोई नहीं निपटता है, चलता रहता है। लेकिन रशिया यूक्रेन के युद्ध में नुकसान किसका था? आज अगर आप देखें सबसे बड़ा नुकसान किसका था? वो जो उसको उकसा रहे थे युद्ध जारी रखने में, वो कौन थे? यूरोपियन यूनियन और यूके। यूएस भी था, लेकिन ट्रंप आने के बाद वो बात बदल गई। रशिया यूक्रेन वॉर में सबसे ज्यादा बेनिफिट किसका हुआ? डॉलर टर्म्स में या रूबल टर्म्स में या रुपए टर्म्स में, किसी में भी देखें, सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ भारत का और रशिया का। रशिया ने तेल बेचा, भारत ने तेल खरीदा, और वो तेल फिर यूरोप में बेचा ले जाके। तो किसका फायदा हुआ? भारत का और रशिया का। बाद में किसका फायदा हुआ इन दोनों के बाद? ट्रंप आने के बाद अमेरिका का, क्योंकि उन्होंने डील साइन करी नेचुरल रिसोर्स की। बलूचिस्तान में क्या है? नेचुरल रिसोर्स है ना, तभी तो अमेरिका कूदा, क्यों? अमेरिका उससे नेचुरल रिसोर्स लेगा। लेकिन एक यहाँ पर दोनों में एक चीज का फर्क है, यूक्रेन ने कभी नहीं कहा भारत का प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री, लेकिन बलूच मानते हैं भारत का प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री। और बलूच का मतलब है भारत विल कंट्रोल ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस इन बलूचिस्तान, जैसे कि हम अफगानिस्तान, यही बात हुई थी जब अफगानिस्तान से अमेरिका भागा था और चाइना पाकिस्तान की कंधे पे बैठ के अफगानिस्तान में घुस रहा था। अब भारत का क्या फायदा है वो भी आप नाप लीजिए। ठीक है। राजनाथ सिंह जी का एक ट्वीट था कि अगर हमारी कोई हथियार 100 किलोमीटर जाने की बात करती है तो वो 100 किलोमीटर जाती है। यानी भारत के हथियारों का जो मापदंड है वो बहुत ऊंचा हो गया है, और भारत के हथियारों के मापदंड ऊंचे होने से रशिया भी खुश है, क्योंकि रशिया बोलता है कि S-400 की एक्यूरेसी 95-98% है, भारत ने 80% साबित बोलता कर है। दिया 100% है। 80% बोलता है, 100% कर दिया, बिल्कुल सही। 100% है।
दूसरी बराक 8 मिसाइल भारत की जो है वो रशिया भारत के कोलैबोरेशन में बनी हुई है। रशिया बोलता है इसकी एक्यूरेसी 90% है, भारत ने कहा नहीं ये 100% है। तो हमने लेबोरेटरी नहीं फील्ड में टेस्ट करके बता दिया कि वेपन क्या। आपको क्या लगता है वो जो ब्रह्मोस जाके पाकिस्तान में गिरा था ना बिना एक्सप्लोड हुए, वो क्या गलती थी किसी की? ये फतेह 2 टाइप की हरकत थी। हमारी हमारी टेस्टिंग थी, हमारी अपनी मैं बोल रहा हूँ दुश्मन फतेह 2 पाकिस्तान ने भेजी, गलत नहीं करा, वो भेजेगा, एनिमी नेशन है हम उनके लिए। लेकिन हम भी अगर ब्रह्मोस वहां गिराते हैं तो हम गलत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए वो एनिमी नेशन है। लेकिन हम फील्ड में टेस्ट कर रहे हैं। तो भारत का स्ट्रेचर जो है ग्लोबल पायदान पे सबसे ऊंचा है। आज भी युद्ध विराम है, लेकिन आपने किसी देश को देखा भारत को ज्ञान पेलते हुए जो 2014 से पहले पेला करते थे? एक भी देश नहीं है। अब जो कल का वायलेशन है छोटा मोटा, उससे कम से कम युद्ध विराम पे एक प्रश्न चिन्ह लग गया है कि अब अगर, क्योंकि अब ट्रम्प के मुंह पे कालिक फूकी, क्योंकि उनको जल्दी थी बताने की, ट्रम्प के मुंह पे कालिक फूटी। अब अगर युद्ध हुआ फिर से, मान लीजिए शुरुआत होती है, तो अब ट्रम्प नहीं आएगा। तो देखिए इस छोटे से वीडियो में सारी बातें करना मुश्किल है, लेकिन हर एंगल का एक नया डायमेंशन है। अब परसों की बात, कल दिन की बात है, डी एस्केलेट गैंग हमारे यहाँ शुरू हो गया था। ठीक है, शाम को सबको इंदिरा गांधी याद आ गई, वही डी एस्केलेट गैंग या इंदिरा गांधी याद दिलाने लगा। और जब भारत ने रिस्पॉन्स करा रात को, देर रात को, तो सब फिर डी एस्केलेट पे आ गए। तो ये गैंग भी खुल के एक्सपोज हो गया। तो देखिए इस युद्ध कोई भी हो अच्छा नहीं होता है, युद्ध में बहुत नुकसान होता है। जो लोग बोल रहे हैं कि भारत को बंद नहीं करना चाहिए, भारत ने कमर नहीं झुकाई है, भारत हैज नॉट बेंड इज बैक, लेकिन हमने वो मर्यादाओं का पालन करा है जो एक रिस्पॉन्सिबल नेशन को करना चाहिए था। न्यूक्लियर की वॉर करना, बोलना बहुत आसान है मूर्खों के लिए, लेकिन एक बम गिरेगा तो इनकी पैंट गीली हो जाएगी। न्यूक्लियर तो बात की चीज है, ये भाग खड़े होंगे सब। बिल्कुल ठीक बात है सब। ठीक है ना? इसीलिए मैंने तो आज लिखा भी सुबह कि भैया ये वो कौम है जो टमाटर कटता हुआ देख के गश खा जाती है, वो भी नंगी तलवार लेके नरेंद्र मोदी के पीछे घूम रही है। हमने क्या हासिल किया? हमारा एयरफोर्स कह रहा है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बात खत्म। आपने ये नहीं कहा था ये वही कौम है जो क्या भाग जाएगी ऐसा करके। आपने जो लिखा था वो ये लिखा था कि अगर शुद्ध शब्दों में बोला जाए, आपकी ही लाइन बोला जाए, टमाटर कटा देख बेहोश होने की तबीयत वाले चूतिए भी नंगी तलवारें लिए घूम रहे हैं मोदी के लिए। तो देखिए शब्दों का अपना होता है, चूतिए का मतलब कोई गलत नहीं होता, हमारे वेस्टर्न यूपी में उसका मतलब बेवकूफ होता है। ठीक बात। तो आने वाला समय, तो देखिए ये जियोपॉलिटिकल थिएटर है। इस जियोपॉलिटिकल थिएटर में समरी अगर बताई जाए तो चाइना दोनों तरफ से पिटा है, हथियार की दुकानें बंद हो रही हैं। और याद रखिए चाइना ने 1965 के बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा है, उसने अपने हथियार कभी चेक नहीं करे। और दूसरी बात, चाइना की फोर्स प्रैक्टिकल फोर्स नहीं है, सेरेमोनियल फोर्स है। मैं हमेशा बोलता हूं, गलवान में उनकी ठुकाई हुई थी। तो चाइना वेपन मार्केट में आउट, एग्रीकल्चर मार्केट में डाउटफुल, फूड मार्केट में। अमेरिका अपनी नाक बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा, लेकिन अमेरिका इसलिए नहीं कूदा, अमेरिका इसलिए कूदा क्योंकि अर्थक्वेक वहां पर डिटेक्ट हुए, हमने भी देखे। अमेरिका गया अपनी सप्लाई चेन बचाने के लिए, अमेरिका गया अपने देश को बचाने के लिए। भारत हर तरफ से मजबूत है,
क्योंकि भारत के लोग जुड़े हैं। और मैं सोशल मीडिया पे लोगों की बात नहीं करता, क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं है, इमोशनली ड्रिवन होते हैं। लेकिन अगर आप सड़क पे उतरे तो आपको पता चलेगा कि भारत यूनाइटेड था, बिल्कुल पूरा ये बात भारत यूनाइटेड था। मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। कुछ सेकुलर्स टेरिटोरियल आर्मी के लिए जिस तरीके से वॉलंटियर की भीड़ खड़ी हुई भारत के अलग नहीं, अलग जगहों पर, वो अभूतपूर्व था। ये मैं मॉर्निंग वॉक पे गया था तो एक व्यक्ति बहस कर रहे थे, तो हम 3-4 लोग थे मॉर्निंग वॉक पे और एक अननेसेसरली बहस कर रहे थे। तो उनको समझाने का कोई हमारा विचार नहीं था, क्योंकि ऐसे लोगों को समझाया नहीं जाता। तो बस मैंने एक ही काम करा था, उनके कान के नीचे कटाक से लगा दिया था। मेरे से छोटे हैं थोड़े, लेकिन मैंने उनके कान के नीचे लगा दिया था। मैंने कहा बस यही जवाब है, हम आपको नहीं समझा सकते। तो इन लोगों का यही इलाज है। भारत हर तरफ से जीता है। भारत ने 12 एयर बेसेस और मिलिट्री बेसेस खत्म करे हैं। भारत ने टोटल सर्वेलेंस सिस्टम खत्म कर दिया। भारत ने टोटल एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया। भारत ने चाइना को टोटली एक्सपोज कर दिया। आज की डेट में पाकिस्तान की 50% से ज्यादा वॉर कैपेबिलिटी भारत खत्म कर चुका है। अब बचा न्यूक, क्या होगा उसका अभी नहीं बता सकता। बहुत सारी चीजें पब्लिक में नहीं बोली जाती हैं, लेकिन आप ये विश्वास रखिए कि भारत के वो लोग जो कमरे में क्लोज डोर मीटिंग करते हैं, वो हमसे और आपसे ज्यादा जानते हैं। उनको थ्रेट का और अपॉर्चुनिटी का, हर चीज का, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस हमसे ज्यादा पता है। तो बिल्कुल अपने नेतृत्व पे विश्वास रखिए। अमेरिका ने वही करा जो अमेरिका को करना चाहिए, क्योंकि आज भी आप माने, आप ट्रंप को कितनी भी गालियां दें, लेकिन वो बंदा ये जानता है कि युद्ध सॉल्यूशन नहीं है। वो बिल्कुल बंदा जानता है सॉल्यूशन बिजनेस है। आप ट्रम्प का ट्वीट पढ़िए जो उसने अपने जो ट्रुथ सोशल है करके उनका चैनल है, उस पे वो लिखते हैं मिलियंस ऑफ डेथ, ये आज का है। अब आप मिलियन ऑफ डेथ और मेरा मास कैजुअलिटी और विंटर शब्दों को अगर आप जोड़ें, तो मैं आपको 2 दिन पहले से बोल रहा हूं, वी आर हेडिंग टूवर्ड रियल न्यूक्लियर वॉर। वार बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, आपकी सेना आप वो वहां से चलती, वो उड़ भी नहीं पाती, वो उड़ के भारत में पहुंच भी नहीं पाती। आपकी नौसेना पाकिस्तान खत्म कर देती। ये हमारा विश्वास है और हम जानते हैं ये कर सकते हैं। लेकिन वो जो रेडिएशन भारत की तरफ आ रहा है, तो बिल्कुल बहुत सारे उसको युद्ध में बम, छाता लेके आप खड़े हो जाते हैं। लोगों को बहुत प्यार से समझाइए और बहुत बार समझाइए, फौजी और टेररिस्ट में एक ही फर्क होता है, बंदूक दोनों चलाते हैं, दोनों की दक्षता होती है बंदूक चलाने में। लेकिन फौजी, टेररिस्ट को ये नहीं पता होता, टेररिस्ट जब टिगर दबाता है तो वो टिगर दबाता है, लेकिन फौजी ये जानता है कि कब टिगर नहीं दबाना है। बिल्कुल बिल्कुल तो अगर पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है, उसको उसको टिगर दबाने का मतलब है, उसको वो आगे पीछे की नहीं सोचेगा। लेकिन भारत 140 करोड़ देश का राष्ट्र टिगर दबाना भी जाता है और ये भी जानता है कि टिगर कब नहीं दबाना है। बिल्कुल गौरव जी। और भारत ने यही हासिल किया है, जो भारत की इंडियन एयरफोर्स का ट्वीट हमने शुरू में दिखाया कि आज भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और उसी के साथ एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी हाँ, कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ एक वार। मिनट, इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर की उम्र एंडलेस है जी। अब एक एक चीज आपने जो बोली, जो मैं भूल गया बताना, आपने अभी जिक्र करा, ये जो युद्ध विराम हुआ है, अब ये बात मुझे किसी मोदी जी ने या किसी आर्मी चीफ ने या किसी ने ब्रीफ नहीं करा है मेरे को। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मुझे कोई ब्रीफ करे, लेकिन ये मेरी खुद की इंटेलिजेंस है कि जब ये डिस्कशंस हुए थे कल दिन में 3 बजे से, जब 2:30-3 बजे शुरू हुए थे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई के साथ, तो 2 ही शर्तें रखी गई थी। पहला ये
कि इंडस वाटर ट्रीटी युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है, यानी हम वहां से पीछे नहीं है जा रहे। दूसरी कि टेररिज्म का कोई भी एक्ट इन फ्यूचर भारत में होता है तो वो एक्ट ऑफ टेररिज्म लिया जाएगा। अब मुझे ऐसी बातें क्यों लगती हैं? ऐसी बातें इसलिए एक्ट ऑफ वॉर लिया जाएगा। एक्ट ऑफ वॉर लिया जाएगा। अब मुझे ये दो बातों का ठोस सबूत कहाँ है? इसका ठोस सबूत ये है कि एक उसमें स्टेटमेंट में बताया गया है कि इंडिया वाटर ट्रीटी, ये फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से शायद स्टेटमेंट था कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो स्टेटस है वो कंटिन्यू रहेगा, हम पीछे नहीं जा रहे, यानी ये एक पॉइंट डिस्कस हुआ होगा। दूसरा, आनन फानन में एक्ट ऑफ वॉर, भाई ये एक्ट ऑफ वॉर 7 दिन पहले भी हो सकता था, ये एक्ट ऑफ वॉर 7 महीने पहले भी हो सकता था, ये एक्ट ऑफ वॉर 7 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन ये एक्ट ऑफ वॉर 24 घंटे पीछे क्यों हुआ? क्योंकि ये आनन फानन में निकाला गया, क्योंकि डिस्कशन है, उसको पब्लिक भी करना है, उसको सीमित रूप से, कि आने वाले समय में अगर कोई भी एक्ट, यानी हम बैक डाउन नहीं कर रहे हैं, हम वार्निंग दे रहे हैं कि ये युद्ध विराम है, ये सीज फायर नहीं है। अगर तुमने एक बार भी फिर से हुआ तो एक्ट इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ वॉर एंड इट वुड बी फुल फ्लेज्ड वॉर। बिल्कुल, और इस तरीके से भारत ने आतंकवाद की परिभाषा दुनिया को दे दी पाकिस्तान के इस उदाहरण के साथ। इसलिए हम अभी भी युद्ध में हैं और पाकिस्तान को लगातार सबक सिखा रहे हैं। चाइना को हमने नंगा किया है, उसकी चड्डी उतर गई है, ये भी देख लिया। भारत की नई सामरिक कैपेबिलिटी भी दुनिया ने देख लिया, और प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि चुन चुन के मारेंगे, वो भी जारी है। और जिसने पाला है, पोसा है, उसकी कमर भी तोड़ी है। गौरव जी, एक कंट्री हम भूल रहे हैं जो इस वक्त मन ही मन डांस कर रही है। कौन? विचार कीजिए। रशिया? जो नाच रही है। ओहो, मुझे लगता है कि एक अलग वीडियो पे भी इस पर बात करनी पड़ेगी उस कंट्री के बारे में, क्योंकि बहुत कुछ बचा है। हम इसको घंटे भर में समेट नहीं पाएंगे गुरु जी आज। उस कंट्री का नाम है ताइवान। ओके, वो एक नया एंगल होगा, उसका बलूच के साथ रास्ता मिलेगा, इसलिए हम उस पर अलग से बात करेंगे। मैं इसको समझ रहा हूँ, थोड़ा सा संकेत मैंने पकड़ा है। चाइना जितना थ्रेट देता था कि हम ये कर देंगे, हम ताइवान में वो कर देंगे, ताइवान बोले अबे आपने हवाई जहाज उड़ा तो लो ढंग से पहले। इस पर एक अलग से बात होगी, दुनिया में कैसे चड्डी उतर गई है। दूसरी बात, अब एक सीरियस बात, इसका हर चीज का आउटकम होता है। देखिए, मैं आउटकम सोच के चलता हूं। एनालिसिस करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है उसका आउटकम क्या है, ठीक है। और जब आप आउटकम देखते हैं तो आप इतिहास में भी जाते हैं, वर्तमान में भी जाते हैं, आप भविष्य। चाइना की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अब ताश के पत्तों की तरह गिरेगी और ताइवान गिराएगा। बिल्कुल, इसलिए ताइवान नाम किया गया। ये जो युद्ध विराम है, ये न्यू टैक्टिक्स ऑफ वॉर है, जिसमें भारत ने इस युद्ध को अंतहीन बना दिया है कि जब भी कुछ करोगे तो एक्ट ऑफ वॉर होगा और ऐसे ही तुझे बजाएंगे। मैंने जब ये सीज फायर वाली नौटंकी शुरू हुई कल और सारे लोग कूदने लगे, मैंने शब्द का प्रयोग किया, टैक्टिकल पॉज। ठीक था, पॉज बटन दबा, राइट। जयशंकर जी ने शब्द इस्तेमाल करा स्टॉप्ड, वो फॉरेन अफेयर्स का शब्द है। फौज ने शब्द इस्तेमाल करा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो फौज का शब्द है। और टैक्टिकल पॉज इंटेलिजेंस का शब्द। दर्शक हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे ये कहां से आया। बड़ी, हाँ, इस बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बात कर सकते, ये समझदारों के लिए है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ जो बताना चाहता हूँ वो ये है, और आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ, और खास तौर से जो नीचे ज्ञान पेलेंगे अभी थोड़ी देर बाद, उनको बताना चाहता हूँ कि जब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ लिखता हूं तो बहुत सोच समझ के लिखता हूं। अगर मैंने कहीं से कुछ 2 लाइनें किसी ने मेरे को भेजी, किसी की होंगी मुझे नहीं पता,
पर किसी की भेजी और वो मैंने एज इट इज छाप दिया या अपना कोई शब्द चेंज कर दिया, तो तब करता हूं जब मुझे पूरा ज्ञान होता है कि इस चीज का आउटकम क्या होगा। इन सिचुएशन में शब्दों का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरी दर्शकों से आपके माध्यम से विनती है कि शब्दों का सही इस्तेमाल समझना और इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। खास तौर से बिल्कुल। युवा पीढ़ी को मैं बोलता हूं, शब्दों का हर जगह अगर आप चूतिया शब्द इस्तेमाल करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक। लेकिन कई जगह अगर आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरा एक नुकसान हो गया इस क्या हो गया सारे सर? युद्ध। अरे यार, वो मेरी घूमने जा रहे फ्लाइट थे, आप भागने वाले थे, अब नहीं मैं भाग पाएंगे भागने आप, वाला अगला वीडियो था। बहुत जल्दी लेके। नहीं मेरी साहब, नहीं। फ्लाइट कैंसिल हो गई और मेरे काफ़ी पैसे उसमें डूब गए। अब एक गरीब आदमी की फ्लाइट बधाई हो। कैंसिल और पैसे डूब जाएँ तो सोचो कितना नुकसान होगा। हमारे सभी दर्शकों की तरफ से, प्रारब्ध की तरफ से और मेरी तरफ से आपके फ्लाइट कैंसिल होने की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं गौरव जी। इसी के साथ आज समय देने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, सीरीज चर्चा गौरव जी के साथ लेके आएंगे। अन्य और भी एंगल्स कौन से बचे हैं, किसी एंगल को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए क्योंकि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। चाइना का जो हुआ वो हुआ, पाकिस्तान का जो हुआ वो हुआ, और पाकिस्तान का भी खत्म नहीं हुआ, वो तो लगातार ऑन ही ऑन है, वंस ऑन ऑलवेज ऑन। यानी एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। इसलिए भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में है। गौरव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और गौरव जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।